अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और सलाम जे के प्रोग्राम लेकर हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। 8:35 हुए हैं और प्रोग्राम में आज देश दुनिया की खबरों पर बात होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन मामूल के मुताबिक आज के दिन पर डालते हैं एक नज़र। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज जुलाई की 15 तारीख है, साल 2023 और आज के दिन के ताल्लुक से गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे में आपको बताएंगे खास क्या है, आज के दिन की अहमियत क्या है, कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो हिंदुस्तान या आलमी तारीख में सरे फहरिस्त हैं। तो इतिहास में हिस्ट्री ऑफ द डे में शुरुआत प्रोग्राम की इसी के साथ होगी। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ होंगे, अपनी आरा का वहाँ पर भी इजहार साथ साथ कीजिएगा। आज जुलाई की 15 तारीख है, तो 15 जुलाई को आज ही के दिन जहां जनूबी एशिया, यूरोप, अमेरिका समेत कई ममालिक की जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि 1979 में हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोरारजी देसाई ने आज ही के दिन इस्तीफा दिया था। साल 2010 में हिंदुस्तानी रुपए का जो निशान है उसको भी भारत सरकार की तरफ से आम किया गया। आज के दिन 13 बरस कबल ये पेशरफ्त हुई। टाटा ग्रुप ने आज ही के दिन नैनो के बाद 32,000 रुपए में घर देने का ऐलान आज ही के दिन किया। उसके बाद हुकूमत की जानिब से भी एक स्कीम सरकारी सतह पर शुरू की गई। बड़े पैमाने पर गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई। आज ही के दिन 1916 में दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बोइंग की शुरुआत हुई थी। 15 जुलाई जो इस वक्त भी बड़े पैमाने पर दुनिया भर के अंदर काम कर रही है। 15 जुलाई 1923 को इटली की पार्लियामेंट ने नए आइन को कबूल करने का आज के दिन फैसला किया। बाज़ाब्ता तौर पर एक करारदाद पास की गई और इसको 76 वोटों के मुकाबले 120 वोटों से बर्तरी के साथ, कामयाबी के साथ यहाँ पास भी करा दिया गया, मंजूर किया गया। और उसके बाद इटली की पार्लियामेंट ने नए आइन को कबूल करने के साथ साथ मुल्क के अंदर नए कवानीन का इतलाक कैसे होगा उस पर भी बहस शुरू कर दी। 1926 में बॉम्बे यानी मुंबई, जहां पहली मोटर बस सर्विस आज के दिन शुरू हुई। आज से ठीक 100 बरस पीछे चले जाएंगे तो 15 जुलाई को ये पेशरफ्त हुई। साल 1904 था। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में पहला बुद्ध मंदिर आज के दिन तामीर हुआ। इसके अलावा 1927 में वियना में जो कत्लेआम हुआ था, ऑस्ट्रिया की पुलिस ने 89 मुजाहिरीन को हलाक किया। 15 जुलाई को आज के दिन ये सानहा पेश आया। तो ऑस्ट्रिया की फौज के खिलाफ वियना के अंदर आज के दिन एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला, रैलियां, पब्लिक सतह पर जो प्रोग्राम्स, दरबार या किसी न किसी तरीके से सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें हैं वो प्रोग्राम करती है 1927 के इस कत्लेआम को याद करने के लिए। और शहीद का दर्जा उन तमाम लोगों को वियना के अंदर दिया जाता है जिन्होंने आज के दिन एहतजाजी मुजाहिरों में अपनी जान गंवाई थी। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़ी बातें थी जो आपके सामने रखी हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो मुख्तलिफ पड़ाव से हमें गुजरना है। एक मुख्तलिफ पड़ाव से होते होते 9:30 के बाद एक सेगमेंट के जरिए आपसे भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी बात रखेंगे, प्रोग्राम में लाइव कॉल्स का सिलसिला होगा, लेकिन उससे पहले कौमी, बैनुल-अक़वामी और मकामी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। अपने नुमाइंदों को, मेहमानों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, एक एक करके आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। शुरुआत अब खबरों की करेंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक हम तक साथ साथ पहुंचाते रहिएगा। चलिए करते हैं प्रोग्राम का आगाज। और प्रोग्राम के आगाज में आपको बताते चले कि आज के प्रोग्राम में चंद्रयान 3 जो भारत ने लॉन्च किया है, कामयाब तजुर्बा हुआ है, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर पर डालते हैं नज़र। और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात यानी जमहूरी निज़ाम की बहाली और मजबूती के लिए इंतखाबात का अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। और जम्मू कश्मीर के अंदर ये आवाज़ जो है काफ़ी देर से उठ रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात को अमल में लाया जाए। आज के प्रोग्राम में हम आपको बता दें कि इंतज़ामिया की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब इंतखाबात को अमल में लाने के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी है। बिल्कुल एक अहम पेशरफ्त हुई है और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन और पंचायतों के इलेक्शन एक साथ कराने का मंसूबा हो सकता है कि सरकार का हो, लेकिन एक फेज के लिए एक इंपॉर्टेंट मीटिंग मुनक्किद हुई है। और ये मीटिंग जहां पर स्टेट इलेक्शन बॉडी है वो इस वक्त सूरत हाल का जायजा ले रही है और सीईओ जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, उनकी जानिब से सीनियर ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की गई है। और मीटिंग में इंतखाबी जो फहरिस्तें हैं उन पर नजरसानी का भी एक उन्होंने जायजा लिया है। दूसरा, पंचायती इंतखाबात के लिए अलग से मीटिंग और अमल होगा, इस बात को भी यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है।
नजरसानी जो की जानी है वोटर लिस्टों पर, जो नई फहरिस्तें सामने आएगी, कई लोगों के नाम होंगे, कई नई वोटर्स शामिल होंगे, कई लोगों का काटना होगा जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये सारी चीजें बैक टू बैक डिस्कस हुई हैं इस मीटिंग में। अर्बन लोकल बॉडीज यानी यूएलबीज के इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ पीके पोले ने यूनियन टेरिटरी के जो आला ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग की है, जबकि बीआर शर्मा जो रियासती इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभाल चुके हैं, उनके बाद की जिम्मेदारी संभालने के बाद पंचायती इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो जाएंगी जैसे ही वो जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। लेकिन कामकाज शुरू होगा तो पीर से आप देखेंगे कि मजीद कोई पेशरफ्त होने का इम्कान भी है। पीके पोले जिन्होंने सीनियर ऑफिसर्स के साथ वर्चुअल मोड के जरिए जम्मू कश्मीर में जो म्युनिसिपल इंतखाबात हैं फहरिस्तों को अपडेट करने के लिए दरकार इकदाम पर तबादला ख्याल मुतल्लिका अफसरान के साथ किया है, जहां यूएलबीज के साथ साथ पंचायती इंतखाबात इस साल के अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं और उससे पहले तैयारियां जो उनको हतमी शक्ल देने की कोशिश है। यूनियन टेरिटरी के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं या डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के तौर पर वो काम करेंगे। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जॉइंट कमिश्नर, म्युनिसिपल काउंसिल कमेटियों के एग्जीक्यूटिव अफसरान, तमाम इलेक्शन जो नायब तहसीलदार हैं, म्युनिसिपल इंतखाबी फहरिस्तों से मुतल्लिक जो तमाम तकनीकी अफराद हैं और मीटिंग में जो बाकी मुतल्लिकीन थे, लोग थे, उन्होंने भी शमूलियत इख्तियार की है। इसके अलावा ओहदेदारों की तरफ से ये भी बताया गया कि जो म्युनिसिपल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, काउंसिल या कॉर्पोरेशंस के यानी अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन होंगे, स्पेशल समरी रिवीजन जो है जिसको नजरसानी आप फहरिस्तों की कहेंगे, तो वो भी इस वक्त काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन 27 मई को वो ऑलरेडी मुकम्मल हो चुकी है और फहरिस्तें निकालने के बाद वोटर लिस्टों को हतमी शक्ल देने से पहले का जो अमला है वो कैसे इस वक्त जिन लोगों के वोटर लिस्ट में नाम डालने हैं, किसी का हज़फ करना है, उस पर भी फोकस रहेगा। यानी कई लोग हैं जो पिछली बार वोटिंग लिस्ट में थे, इस बार अगर नहीं है तो उनका नाम भी वहां से निकाला जाना और बाकी सारी चीजें हैं जो तकनीकी एतबार से काफी अहमियत की हामिल है। और यहाँ पर ये याद दिलाना जरूरी है कि तमाम जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, काउंसिल्स हैं, कमेटियों में म्युनिसिपल इंतखाबी फहरिस्तें जो हैं जिनको इस वक्त एनालाइज किया जा रहा है, रिवीजन किया जा रहा है, अपडेट करने पर भी पेशरफ्त का जायजा चीफ इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से लिया गया है और इस काम को तेजी से मुकर्रर मुद्दत के अंदर किया जाए। कंसर्न अथॉरिटीज को हिदायत भी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ कुल मिलाकर इस वक्त 78 अर्बन लोकल बॉडीज और 4192 पंचायतों के इंतखाबात इस साल अक्टूबर नवंबर में कराने की कोशिश है और यूटी में 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिनमें 19 काउंसिलें और 57 कमेटियां हैं, उनकी तादाद इतनी ही रहने की उम्मीद भी की जा रही है, जबकि पंचायतों की तादाद 4192 के आसपास है और अगर नई हदबंदी की गई तो पंचायतों की तादाद बढ़ सकती है। यूएलबीज के इंतखाबात आखिरी बार 13 साल बाद सितंबर अक्टूबर में 2018 में आखिरी मरतबा हुए थे, जबकि पंचायती इंतखाबात 4 दहाइयों के बाद इसी साल अक्टूबर नवंबर में कराए गए थे और ये सूरत हाल यहां से बेहतर करने की अब कोशिश है कि अब जो इलेक्शंस होंगे, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एसएमसी के मियाद चूंकि 5 नवंबर और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो मियाद है, जो मुद्दत है 14 नवंबर को खत्म हो जाएगी और यूटी के अंदर जो काउंसिल्स हैं या कमेटियां हैं, तमाम म्युनिसिपल बॉडीज की मुद्दत अक्टूबर नवंबर के दरमियान खत्म होगी और पंचायतों की 5 साल मुद्दत जो है वो 9 जनवरी 2024 को खत्म हो जाएगी। लिहाजा एक और चीज जिस पहलू पर हुकूमत गौर कर रही है कि यात्रा के फौरन बाद चूंकि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर है तो अखराजात भी काफी ज्यादा रहते हैं, मूवमेंट की वजह से भी काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो जैसे ही यात्रा खत्म हो, अगली हो सकता है कि मुमकिन तौर पर पेशरफ्त हो और सितंबर अक्टूबर के बाद हो सकता है कि हमारे सामने इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल भी सामने आ जाए। चलिए, जम्मू कश्मीर में यूएलबी इंतखाबात को लेकर, पंचायती इंतखाबात को लेकर बात हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के हवाले से भी बात करेंगे और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि सरकारी कामकाज बेहतर और फाल बनाने के लिए जो भी इकदाम उठाने हैं वो उठाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो जम्मू और श्रीनगर के अंदर जो सरकारी रिहायशी क्वार्टर है जो उन मुलाजमीन को दिए गए हैं जो नॉन गेजेटेड मुलाजिम सरकार के किसी भी महकमे में काम कर रहे हैं, इस हवाले से सरकार ने अब एक और हुक्मनामा जारी किया है कि आज तक जिस तरीके से ये बिजली वहां पर इस्तेमाल कर रहे थे, अब आगे क्या कुछ सरकार ने नई तब्दीली लाई। बिल्कुल, अब तक आम शहरियों के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया हिदायत जारी कर रही थी कि बिजली का सही इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है, कहां पर गलत हो रहा है, वो सारी चीजें दुरुस्त करने की कोशिश थी। लेकिन एक और ताजा हुक्मनामा सामने आया है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने श्रीनगर और जम्मू में जो सरकारी क्वार्टर्स हैं, यहाँ पर जितने भी मुलाजमीन रहते हैं उनको अब
फ्लैट रेट्स पर जो अब तक बिजली के चार्जेस की अदायगी से होती थी या करते थे, इससे मुतल्लिक 2013 में जो ऑर्डर आया था वो 10 साल गुजरने के बाद अब वापस ले लिया है। यानी उन तमाम मुलाजमीन के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है जो सरकारी क्वार्टर्स के अंदर रहते हैं। और जो सर्कुलर या जो हुक्मनामा GAD की तरफ से जारी हुआ उससे मजीद पता ये चलता है कि श्रीनगर और जम्मू दोनों शहरों के अंदर जो सरकारी क्वार्टर्स के अंदर मुकीम सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए बिजली के फ्लैट नरकों में चार्जेस की अदायगी से मुतल्लिक पुराना ऑर्डर न सिर्फ वापस लिया गया है बल्कि जो नया ऑर्डर जारी किया गया है आपकी स्क्रीन पर है, ये ताजा हुक्मनामा है GAD की जानिब से जारी किया गया है और यह फौरी तौर पर अमल दरामद इसके मुताबिक शुरू हो जाएगा। वो तमाम मुलाजमीन जो अब तक फ्लैट रेट्स, क्योंकि कुछ चार्जेस जो है वो एस्टेट डिपार्टमेंट करता था, कुछ उनको खुद करने थे, एक रेट फिक्स कर दिया गया था, लेकिन अब फ्लैट चार्जेस से हटकर हुकूमत उस तर्ज पर शायद काम करना चाह रही है जैसे आम शहरियों को अब तक बिजली के हवाले से हिदायत या अहकाम जारी किए जा रहे थे, उसी तर्ज पर हुकूमत ने यहां भी एक रुख इख्तियार कर रखा है। चलिए, बात हो रही है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की और जो सरकारी मुलाजमीन में सरकारी रिहायशी क्वार्टरों में रहते थे और बिजली उन्हें फ्लैट रेट्स पर दी जा रही है। अब सरकार ने बाकायदा तौर पर 2013 के उस हुक्मनामे को मुस्तरद कर दिया, मनसूख कर दिया। अब नया हुक्मनामा जारी किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बात करेंगे तो साल 2019 के बाद जो कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुड गवर्नेंस लोगों को फराहम की जा रही है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्कैम सामने आए जिनमें सरफहरिस्त SI रिक्रूटमेंट, फायर सर्विस के अंदर जो रिक्रूटमेंट हुई है और वो लोग काफ़ी देर से एहतजाज भी कर रहे हैं। लेकिन SI रिक्रूटमेंट के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा है और हाई कोर्ट में कल इसकी समाअत भी हुई है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग पुरुमीद थे कि शायद उन्हें राहत मिलेगी, दरख्वास्तें लेकर अदालत पहुंचे थे, लेकिन ये केस आपको याद होगा कि जो SI रिक्रूटमेंट भर्ती घोटाला था या जिसमें धांधलियां हुई थी, ये नवंबर दिसंबर के आसपास, जिसमें काफी ज्यादा कार्रवाइयां CBI को मामला सौंपा गया तहकीकात के लिए और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। इस मामले पर मजीद समाअत हुई और अब जाकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जो गुज़श्ता साल पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला था, इसमें मास्टरमाइंड यतिन यादव समेत कई मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी है। किसी तरीके से किसी के लिए भी राहत नहीं है और इसी की तवक्को तमाम उम्मीदवार रखे हुए थे जो कह रहे थे कि उनके साथ इतनी सालों तक मेहनत करने के बावजूद भी फ्रॉड किया गया। यादव उन लोगों में, उन 33 लोगों में शामिल था जिनको पिछले साल इस केस में चार्जशीट में शामिल किया गया था, जिनके नाम चार्जशीट में है। 33 नाम हैं। जस्टिस राजीव सेखरी यादव और दीगर की तरफ से दायर की गई एक दरख्वास्त की समाअत जम्मू कश्मीर और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के अंदर हुई है, जिसमें RPC की दफा 437 को भी भारत के आईन के आर्टिकल 226 के साथ पढ़ा गया, जिसमें CRPC की दफा 167(2) के लिहाज से जो कानूनी तौर जमानत दी जा सकती है उनकी तौसी की दरख्वास्त की गई थी। लेकिन इस बार क्या है कि जब दोबारा यतिन यादव अदालत पहुंचे कि उन्हें फिलहाल इसमें जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि मौजूदा केस जो है इसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं 19/9/2022 को गिरफ्तार किया गया था। 12/11/2022 को यानी 60 दिन की कानूनी मुद्दत के अंदर चार्जशीट डाली गई और कई लोगों के नाम सामने आए जो तकरीबन 3 दर्जन के आसपास नाम बनते हैं। अब इन लोगों में से किसी एक को भी राहत नहीं मिली है। यतिन यादव दोबारा कोर्ट पहुंचे थे कि शायद इस केस में उन्हें राहत मिलेगी, वो जमानत पर जाएंगे, लेकिन अदालत ने उन्हें सिरे से मना कर दिया है, खारिज कर दी गई है उनकी अर्जी। इस पर मजीद डिटेल्स रहते हैं केस में अभी तक पेशरफ्त क्या क्या हुई है। फैसल रियाज कि ये कल से लेकर अभी तक तकरीबन सितंबर अक्टूबर के बाद जब से गिरफ्तारियां पहले 6 लोगों की, फिर 7 लोगों की, फिर इसमें एक ASI भी गिरफ्तार हुआ, BSF के कुछ बड़े लोगों के नाम सामने आए, एक एक करके मामला आगे बढ़ते रहे। तकरीबन इन 6 से 7 महीनों के दौरान कहां तक बात पहुंची है और तवक्कुआत अब यहां से क्या है कि जिसके लिए इंतजामिया कह रही थी कि शफाफियत निजाम में लाई जाएगी, उसका एक हिस्सा अपनी जगह चल रहा है, लेकिन यहां से जिन उम्मीदवारों की जो मांगे थी उनको भी पूरा करने की साथ साथ कोई बात कही जा रही है या नहीं? बाकी केस में क्या पेशरफ्त अब तक 6-7 माह में हुई है? देखिए, बिल्कुल जब हम केस की बात करते हैं तो केस की इन्वेस्टिगेशन CBI कर रही है और अच्छी खासी पेशरफ्त इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि जिस खबर पे हम इस वक्त तबसरा
कर रहे हैं, ये पिटीशन दायर की थी उन लोगों ने जिनके खिलाफ ऑलरेडी चार्जशीट फाइल किया गया है नवंबर के महीने में, और इन्होंने डिफॉल्ट बेल मांगी थी। और आपको पता होगा कि डिफॉल्ट बेल उस टाइम दे दिया अगर सिक्योरिटी एजेंसीज फेल हो जाती है 90 दिन के अंदर अंदर सबूत पेश करने में, तो फिर एक्यूज जो होते हैं उनको ये बेल मिल जाती है। लेकिन आपको याद होगा कि 60 दिनों के अंदर अंदर ही जो इस पे चार्जशीट भी लगा था, और आप उस चीज को जो है हाई कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया है। उन्होंने कहा, जज ने कहा है कि जो आप पिटीशन दायर की गई है कि आप हमें बेल दीजिए, तो बेल की जो अगर पास मंजर है तो वो 90 दिन की इन्वेस्टिगेशन जब फेल हो जाती थी। लेकिन जो एजेंसी है उन्होंने 7 दिनों के अंदर ही आप पे चार्जशीट फाइल किया है, तो इसके लिए ये जो आपकी पिटीशन दायर है उसको डिसमिस किया गया, उसको कहा गया कि इसमें कोई जवाजत नहीं है। और इससे पहले भी जो एडिशनल ऑडिटर जनरल है उनकी तरफ से भी आर्ग्यू किया गया था कि चार्जशीट जो है फाइल हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन इन लोगों के खिलाफ जो है कंप्लीट हो गया। आप आधे कुछ लोगों के खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, तो इससे ये जस्टिफाई नहीं होता है कि जिनके खिलाफ कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो गया इनको भी बेल दी जाए। तो जज ने बाकायदा तौर पर यही हुक्म दिया है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, तो इससे कोई अब जवाब नहीं बनता है, किसी तरह की कोई जो है रसाई नहीं मिलेगी कि जो कि इस पे एक्यूज है जिनके खिलाफ चार्जशीट ऑलरेडी फाइल किया गया है। तो इसी बेसिस पे जज ने जो है ये जो मास्टरमाइंड था इस स्कैम के पीछे यतिन यादव, उसके साथ साथ जो बाकी लोगों ने पिटीशन दायर की कि हमें बेल दी जाए, उस एप्लीकेशन को जो है मुस्तरद किया है, कैंसिल किया है, और कहा है कि जो इसके अलावा जो केस के हवाले बाकी पिटीशन बाकी जो है एप्लीकेशन आई है जो इस पे आए हैं कि जो मेरिट्रेक को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसमें भी कई इरेगुलरिटीज है। टाइम हाई जज की तरफ से इस पे कहा गया है कि इस अगर उसमें भी बेजाब्तगी अगर कोई सबूत सामने एजेंसी रखती है या कोई ऐसी दलाइल सामने रखती है, तो उससे जो ऑलरेडी चार्जशीट फाइल किया गया है इन मुलजिमों पे उस पर खासा चेंज नहीं हो सकता। चार्जशीट फाइल हो गई हो जो है उस पे उस फैसले पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वही ये भी क्लियर किया गया है कि जो चार्जशीट फाइल हो चुकी है इस पे असर नहीं पड़ेगा, और न ही किसी तरह की इंटर्न बेल या कोई स्टैट्यूटरी बेल इन एक्यूज को दी जा सकती है। वही आपको बता दें कि ये जो केस सीबीआई को हैंडल किया गया था और करीबन 33 लोगों की गिरफ्तारी अभी अमल में लाई गई। ये मामला उन 3 केसों का है जिसमें 1200 सब इंस्पेक्टर, 1300 उसके साथ साथ जो जल जीवन मिशन में थे पोस्ट निकाले गए थे, और उसके साथ साथ 100 के करीब जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट थे जिनके लिए ये लीकेज पेपर लीकेज किया गया था। फिर सीबीआई को केस दिया गया था, सीबीआई की तरफ से काफी ज्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन इसमें की जो अभी भी जारी है। लेकिन फिलहाल ये हम कह सकते हैं बड़ी राहत उन बच्चों को मिल रही है जो कि इसमें पीस रहे थे, जिनके खिलाफ ये गलत हुआ, और जो मेरिट के बेसिस पे जिनको ये नौकरी मिलने वाली थी उन पैसों की तरफ से दाद लीक की गई, पेपर लीक किया गया और बच्चों के मुस्तकबिल से खेला गया। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स हाईकोर्ट की तरफ से दिया जा रहा है, और उम्मीदें जो है आए रोज बढ़ती जा रही है उन बच्चों के जिनके साथ ये बड़ा गलत हुआ। और उम्मीद अभी भी उनकी तरफ से यही लगाए जा रहे हैं कि शायद जैसे ये केस कंप्लीट होगा तो हमको भी कोई राहत मिलेगी और नए तरीके से नए सिरे से इन पोस्ट को निकाला जाएगा, ताकि हम एक बार फिर से मेहनत करके अपनी पोस्ट हासिल कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं दुख अभी भी उनको भी हो रहा है कि जिन्होंने क्वालिफाई किया था तो कहीं ना कहीं पैसों की वजह से वो पीछे रह गए और मेरिट का कत्ल किया गया। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को भी अब लगता है हाईकोर्ट पे भी उम्मीद ये है कि वो सख्त से सख्त सजा सुनाएंगे इन लोगों को जिन्होंने यहाँ के लोगों के एस्पिरेशन, बच्चों की एस्पिरेशन पे जो है इस तरीके से डाका डाला और उनके जज्बातों के साथ खेला। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, डिग्री और उनकी मेहनत के साथ खेला। ये वो केस है जो अब तक के सबसे बड़े 2 या 3 केसेस में आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ हमने इससे पहले एक और केस भी देखा था जिसमें घोटाला हुआ, फिर नौजवान सड़कों पे आए, और आज एक और मुतालबा उन नौजवानों का या उम्मीदवारों का है कि नए सिरे से इम्तिहानात न कराए जाएं, या अगर चंद लोगों के नाम सामने आए तो उस गलती की सजा तमाम बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। बहरहाल हुकूमत ने इसके लिए कमेटियां भी बनाई और आर.के. गोयल को जिम्मेदारी दी जो दाखिला महकमे के अंदर काम भी कर रहे थे, तो तब भी कमेटी बनाकर साथ साथ तहकीकाती अमल को आगे बढ़ाया। बहरहाल इन 33 लोगों के जो इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, किसी किस्म की कोई राहत नहीं है। जब अदालतों की बात अमीन हो रही है तो एक और केस जो कि कल ही अदालत में इंडियन एयरफोर्स के हवाले से भी पहुंचा था। बिल्कुल, इससे पहले कि उस पर हम बात करेंगे, यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से तिजारती वक्फे का। उसके फौरन बाद हम 1990 के उस मामले को लेकर बात करेंगे जिसमें 4 इंडियन एयरफोर्स के अफसरों का कत्ल किया गया है। लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए।